Good morning, everyone. Welcome to the weekly session of current affair on the YouTube platform of Delhi Career Group. आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम कवर अप करेंगे 26 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें सबसे पहले हम कवर अप करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिनको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। उसके बाद रहने वाले हमारे कुछ एक वन लाइनर करंट अफेयर जो कि हमारे एसएससी का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं कि कौन सी वाली डेट को पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट किया गया। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें सबसे लास्ट में हम कवर अप करेंगे नवंबर के। जो हमारे लास्ट सेशन रह चुके हैं वीकली करंट अफेयर में, उसमें मैंने सितंबर के कवर अप किए हैं और अक्टूबर मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज थे वो सारे थीम्स के साथ कवर अप किए गए हैं वहां पर। ठीक है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। इसके बाद बात करें आज के सेशन की। सबसे पहले बात करें तो जयपुर ग्राउंड गेको एक जानवर है, एक जीव है छोटा सा। इसको अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया। किसमें? कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, CITES। अब ये क्या है, सबसे पहले बात करें इसकी। तो ये कन्वेंशन है, एक टाइप की ट्रीटी है, इंटरनेशनल लेवल की एक ट्रीटी है जिसमें कुछ एक स्पीसीज को अपेंडिक्स में डाला जाता है या फिर इनकी एक लिस्ट में डाला जाता है जिनके ऊपर जो ट्रेड है वो लिमिटेड होता है। इलीगल ट्रेड बैन होता है। लीगल ट्रेड जो है वो कर सकते हैं हम, लेकिन केवल स्पेसिफिक अथॉरिटी की परमिशन के बाद। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप की अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। बात करेंगे उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर ग्राउंड गेको क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। लिजर्ड की तरह एक छोटा सा जीव है, ये केवल इंडिया में ही पाया जाता है। वो भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है ये। सबसे पहले बात करते हैं कि अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3 क्या है। अपेंडिक्स 1 में वो वाली लिस्ट है जिसमें वो वाले जानवर डाले जाते हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार के ऊपर है। एक्सटिंक्ट मतलब कि वो खत्म होते हैं, विलुप्त होने वाले हैं। अगर उनके ऊपर इलीगल ट्रेड उनका बंद नहीं किया गया या फिर उनके ट्रेड होता रहा तो वो बहुत ही जल्द एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ब्लैक मार्केट में ट्रेड होता आया है इन सारी चीजों का, तो इन ट्रेड के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए ये वाले जो जानवर है इनको पहले शेड्यूल में डाला गया या फिर पहले अपेंडिक्स में। जो सेकंड अपेंडिक्स है इनमें वो वाले जानवर शामिल है या फिर वो वाली स्पीसीज इन्वॉल्व है जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे नहीं है लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो एंडेंजर्ड है मतलब कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर उनका इलीगल ट्रेड ऐसे ही चलता रहा, इलीगल ट्रेड उनका रोका नहीं गया तो वो भी जल्द ही एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तीसरी वाली कैटेगरी वो है जो कि न क्रिटिकली एंडेंजर्ड है न एक्सटिंक्ट है, लेकिन फिर भी उनका जो ट्रेड है वो अगर ऐसे ही चलता रहा, इलीगली चलता रहा, तो बहुत ही जल्द वो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगे और उनकी प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो जयपुर ग्राउंड गेको है इस अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया। अपेंडिक्स 2 में शामिल करने का मतलब कि एक्सटिंक्ट नहीं होने वाली, अभी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्पीसीज में है, इसलिए इसके ट्रेड के ऊपर पाबंदी लगाई है कि इसका ट्रेड जो है वो लीगली काफी ज्यादा होता है। तो अपेंडिक्स 2 में शामिल होने के बाद इसके ट्रेड के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। बात करें कि इसको शामिल कैसे किया गया, तो इसका जो प्रपोजल था वो खुद इंडिया ने दिया। इंडिया ने दिया था कब? जो COP19 मीटिंग हुई थी पनामा सिटी में। पनामा जो कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, वहां पर एक मीटिंग हुई थी COP19 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, उसमें ये वाला प्रपोजल दिया गया था। हाउएवर द स्पीसीज डज नॉट अकर इन प्रोटेक्टेड एरियाज डिस्क्राइब्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, ये जो स्पीसीज हैं जो कि खत्म होने वाली हैं, विलुप्त होने वाली है, उनको कुछ एक प्रोटेक्टेड एरियाज में डाला जाता है। जैसे कि हमारे नेशनल पार्क हो गए, सबसे ज्यादा हाईली सिक्योर्ड एरियाज होते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, कम्युनिटी रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए। तो ऐसे करके काफी जगह है जो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंडर आती है हमारे इंडिया में। लेकिन ये जो हमारी स्पीसीज है जयपुर ग्राउंड गेको, ये इनमें से किसी भी एरिया में शामिल नहीं है। मतलब कि जहां पर ये पाई जाती है वो भी किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर नहीं आता। 2019 में जयपुर ग्राउंड गेको को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया। रेड लिस्ट मतलब ऐसी स्पीसीज जो कि एंडेंजर्ड है और खत्म होने की कगार पर है, जिनकी जो पॉपुलेशन है, ये जो स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा कम रह गई है अभी पूरे नेचर में। द वाइल्ड रेप्टाइल की एक स्पीसीज है, इज फाउंड इन द ईस्टर्न घाट्स। मेनली ये ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं एंड इज नोन टू बी प्रेजेंट इन 4 लोकेशन इंक्लूडिंग साउदर्न ओडिशा एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश। तो देखें तो हमारे इंडिया का ये जो
ईस्ट वाला रीजन है, ईस्टर्न घाट वाला रीजन, चाहे वो आंध्र प्रदेश का रीजन हो चाहे उड़ीसा का हो, यहाँ पर लगभग 4 लोकेशन पर ये वाला जो रेप्टाइल है उसकी स्पीसीज पाई जाती है। अब बात करें कि इंक्लूजन का फायदा क्या होगा। द एनिमल्स लिस्टेड अंडर अपेंडिक्स 2 मे नॉट नेसेसरली बी थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, बट ट्रेड इन सच स्पीसीज शुड बी कंट्रोल्ड टू एंश्योर इट डज नॉट थ्रेटन देयर एग्जिस्टेंस। मतलब कि इससे क्या होगा कि उनसे एक्सटिंक्शन से जरूरी नहीं है कि एक्सटिंक्शन से उनको बचा सके, लेकिन इलीगल जो उनका ट्रेड होता था उसकी वजह से जो उनकी एग्जिस्टेंस है उनको हम काफी हद तक आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर काफी हद तक इनकी जो स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन जो है आगे बढ़ा सकते हैं, इलीगल ट्रेड ना होता कि इनका। नेक्स्ट, इसरोज वर्कहॉर्स PSLV C-54 has successfully launched the Earth observation satellite number 6 सैटेलाइट along with the 8 नैनो सैटेलाइट। तो रिसेंटली इसरो ने PSLV C-54 से EOS 6 लॉन्च की और उनके साथ साथ 8 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई। ठीक है, बात करें EOS 6 क्या है, 06, ये थर्ड जनरेशन सैटेलाइट्स है इन दी ओशियनसैट सीरीज, ओशियन सैटेलाइट सीरीज में, विच प्रोवाइड कंटिन्यूड सर्विस ऑफ द ओशियनसैट 2 विद एनहांस्ड पेलोड कैपेबिलिटी। एनहांस्ड का मतलब होता है कि जितनी पहले की कैपेबिलिटी थी उससे काफी ज्यादा कैपेबिलिटी अभी की है। अभी जो सैटेलाइट है, मेन इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है या पेलोड है उसके ऊपर वो क्या क्या है, एक तो देखो ओशियन कलर मॉनिटर है OCM 3, दूसरा है सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर SSTM जिसको बोलते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो एक्रोनिम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और दूसरा है कुवेंड स्कैट्रोमीटर, और लास्ट है आर्गोस। आर्गोस क्या है, एनवायरमेंटल डाटा को कलेक्ट करता है, मॉनिटर करता है, एनालाइज करता है, पिक्चर्स लेता है और उसको जो है वो इसरो तक पहुंचाता है ताकि जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो इसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, द रिस्टोरेशन ऑफ द 100-year-old छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय इन मुंबई हैज वन द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन दिस ईयर्स यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो इस साल का जो एक्सीलेंस का अवार्ड है वो किसको मिला, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। एक बार उसकी पिक्चर दिखा देता हूं आपको। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये है छत्रपति महाराज वस्तु संग्रहालय की पिक्चर्स है। यहाँ पर क्या है, एशियन जितने मोन्यूमेंट्स है, बहुत ज्यादा मोन्यूमेंट्स है, आर्ट की जितनी चीजें हैं, काफी कुछ चीजें हैं जो कि इस संग्रहालय में मौजूद है। कल्चर और हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साइट है हमारे लिए। सिंस 2000 द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम हैज बीन रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्टोरिंग, कंजर्विंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग ऑफ द हेरिटेज वैल्यू इन द रीजन। तो काफी सालों से यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड किस लाइन में दिए जाते हैं कि जो लोग जो है, चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो पुरानी जो हेरिटेज है हमारी उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो हेल्प कर रही है या फिर उनको सेफगार्ड करने के लिए जो हेल्प करती है, उसके लिए ये वाला जो अवार्ड है वो दिया जाता है। ठीक है, बात करें शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के बारे में, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो ये 1922 में बना था जब प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 से 22 में इंडिया में विजिट किए थे। ठीक है, तो इनका ओरिजिनल जो नाम था वो था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ठीक, इट इज द पार्ट ऑफ विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स ऑफ द मुंबई। ये मुंबई की काफी बड़ा आर्ट डेको है, म्यूजियम है, इसका एक पार्ट है, इसकी एक ब्रांच की तरह आप कंसीडर कर सकते हो। काफी और अवार्ड भी मिले हैं इस वाले जो कॉन्फ्रेंस थी ये या फिर जो समारोह था, इसमें काफी और अवार्ड भी मिले हैं। एक मिला है अवार्ड द दोमाकोंडा फोर्ट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना का ये जो फोर्ट है राजा राजेश्वर राव के टाइम पीरियड पे बनाया गया था इंडिया में। राजा राजेश्वर राव इनके टाइम पीरियड में बना था। वाइसुला स्टेशन ऑफ द मुंबई आर अमंग द विनर्स ऑफ द अवार्ड ऑफ मेरिट कैटेगरी। इनको अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया इस साल इन दोनों को। स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा इन हैदराबाद हैज वन एन अवार्ड इन द अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन कैटेगरी। तो स्टेप वेल्स जो है गोलकोंडा के, गोलकोंडा माइंस या फिर गोलकोंडा जो है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना या हैदराबाद वाला रीजन है, हैदराबाद में जो स्टेप वेल है गोलकोंडा के, उनको अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन कैटेगरी में डाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एक इंपॉर्टेंट पिक्चर्स वस्तु संग्रहालय के। फीफा इज यूजिंग SAOT। SAOT मीन सेमी ऑटोमेटेड ऑफ फ्लाइट टेक्नोलॉजी।
सो फीफा इज यूजिंग SCOAT फॉर ऑफसाइड डिसीजन एंड द ऑनगोइंग फुटबॉल वर्ल्ड कप। अभी आपको पता होगा, अब अगर आप फुटबॉल फॉलो कर रहे हो तो अभी फीफा वर्ल्ड कप चला हुआ है आजकल। तो इसमें आपने जो फुटबॉल देखते हैं उनको पता होगा कि ऑफसाइड करके एक पेनल्टी होती है, जिसमें 2 डिफेंडर मिनिमम रहने चाहिए जब आप अटैक कर रहे हो या फिर आप बॉल को पास कर रहे हो किसी दूसरे वाली साइड को। तो अपोजिशन वाली साइड पे एट लीस्ट जब आप यहाँ से अटैक करने जाते हो गोल वाली साइड को, तो मिनिमम 2 डिफेंडर यहाँ पर होने चाहिए। जब आप आपके पीछे होने चाहिए जब आप बॉल जो है वो अपने किसी प्लेयर को पास कर रहे हो या फिर गोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो इस ये जो टेक्नोलॉजी होती थी, पहले जो कैमराज हैं वो देखते थे और उसके साथ जो रेफरी था वो डिसाइड करता था कि ऑफसाइड है कि नहीं है। लेकिन अभी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, कैमराज का यूज हुआ है। एक सेंसर डाला गया इसमें, जो मैच की बॉल रहेगी adidas अल रेला, ठीक है, ये जो मैच की बॉल रहेगी इस adidas की बॉल है ये, इसके अंदर ही इन्होंने सेंसर भी इंसर्ट किए हैं। दैट इज हेल्ड यूजिंग सस्पेंशन टेक्नोलॉजी एंड एग्जिस्टिंग ट्रैकिंग टूल दैट आर पार्ट ऑफ द वीआर वर्चुअल असिस्टेंट रेडार सिस्टम के अंडर ये जो है वो काम करेंगे। ठीक है, वीआर सिस्टम जो होता है फुटबॉल में, और जो बॉल रहेगी बॉल के अंदर भी सेंसर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ऑफसाइड जो पेनल्टी होती है उसको ज्यादा इजीली या ज्यादा एक्यूरेटली चेक कर सके हम कि ऑफसाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। एवरी टाइम द बॉल इज हिट डाटा इज सेंट इन द रियल टाइम एट होपिंग ऑफ 500 फ्रेम्स पर सेकंड। इस वाली स्पीड से डाटा सेंड किया जाता है टू नेटवर्क ऑफ एंटीना इंस्टॉल्ड अराउंड द प्लेइंग फील्ड। तो बॉल जितनी बार हिट होगी तो वो जो सेंसर है वो डाटा जो है वो सेंड कर देंगे आगे नेटवर्क को, एंटीना जो लगे हैं वहां से सर्वर तक को वो डाटा सेंड कर देंगे। बाकी 12 हॉकाई कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं जो कि प्लेयर की शैडो को डिटेक्ट करेंगे और प्लेयर के जो पॉइंट्स होते हैं, मूवमेंट पॉइंट होते हैं, बॉडी के 29 बेसिक पॉइंट्स हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं उनको ट्रैक करेंगे और उनको पॉइंट को ट्रैक करने के बाद चेक करेंगे कि कोई पर्सन जो है वो डिफेंडर से आगे क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, बॉल सेंसर है, हॉकाई कैमराज है, तो ये जो डिसीजन है काफी हाईली एक्यूरेट और क्विक होने वाले हैं इन सब की वजह से। ठीक है, द 2 डाटा सेट्स आर रन थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर विच जनरेट ऑटोमेटेड अलर्ट्स अबाउट द ऑफसाइड टू द मैच ऑफिशियल। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त ऑफसाइड के लिए अलर्ट रहे, जैसे ही ये जो सेंसर है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरा डिटेक्ट करेंगे कि ऑफसाइड हुआ है, वो ऑटोमेटिकली रेफरी तक को पहले जो थर्ड अंपायर होता है उसके बाद जो रेफरी रहेगा, रेफरी तक वो सिग्नल पहुंचा देते थे कि ऑफसाइड हुआ है। ठीक है, इसकी पेनल्टी मिलती है पोजीशन वाली टीम पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए ये 29 पॉइंट्स है जो कि हॉकाई जो कैमराज है वो इनको डिटेक्ट करेंगे। बॉडी के ऊपर के कुछ एक पॉइंट्स है उनकी मूवमेंट को डिटेक्ट करेंगे जो कि नॉर्मल मूवमेंट में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, WHO ने अनाउंस किया कि जो मंकी पॉक्स, आपने काफी न्यूज सुनी होगी पिछले 1 साल में, मंकी पॉक्स जो न्यूज थी, मंकी पॉक्स जो डिजीज है हमारी, उसके बारे में काफी सुना होगा। बोला कि इसका नाम चेंज करके हम एम पॉक्स कर रहे हैं क्योंकि रेसिस्ट है, ये स्टिग्मेटाइजिंग है। ठीक है, सबसे बड़ी बात मंकी पॉक्स का मंकी से कोई लिंक है ही नहीं। इतने साल से हम, आपने 1 साल से सुना होगा मंकी पॉक्स करके। ये जो नीचे पिक्चर्स लगाई है मैंने, यहाँ पर देख सकते हो, ये मंकी पॉक्स डिसीज है। जब तुम्हारी स्किन के ऊपर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आने लग जाती है उसको मंकी पॉक्स बोला जाता है। एक वायरस से होती है ये। इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा, सबसे पहले तो बात वो करें तो मंकी पॉक्स 1970 में नेम हुआ था जब ये वायरस, एक वायरस मिला था जो कि पहली बार मंकीज में डिस्कवर हुआ था 1958 में। मंकीज में डिस्कवर हुआ था। जैसे HIV जो है हमारा, HIV का वायरस है वो सबसे पहले मंकीज में पाया गया अफ्रीका में। वैसे ही करके मंकी पॉक्स जो है वो कैप्टिव मंकी मतलब कि जिनको कैद में किया जाता है, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनमें सबसे पहले 1958 में पाया गया। डज नॉट हैव मच टू डू विद द मंकीज, मंकीज में पाया गया लेकिन कोई लिंक नहीं है मंकीज के साथ कि मंकी से ही ओरिजिनली ये वाला वायरस बना था। द मोस्ट लाइकली रिजर्वायर फॉर द वायरस which has circulated for several years in few Central African countries after jumping to human through zoonosis। अच्छा, zoonosis क्या होती है? एक ऐसी डिजीज, ऐसी प्रोसेस जो कि एनिमल से, ठीक है, ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म हो रही हो, उस वाली प्रोसेस को या फिर उस वाली डिसीज को जूनोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो उनके जो मेन फैलाने वाले थे वो थे रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या होते हैं? रैट्स की एक कैटेगरी है, रैट्स की तरह होते हैं रोडेंट्स। आप देखोगे, चेक करोगे तो इसी तरह ही है, छोटे छोटे जानवर होते हैं। ठीक है, रैट्स की तरह।
तो उनके वजह से फैल रहे थे इतने सालों से। मंकीज का रियलिटी में कोई लिंक था ही नहीं इनके साथ, जो मंकी पॉक्स नाम दिया है। तो बोल रहे थे कि रेसिस्ट है या स्टिग्मेटाइजिंग है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर एक टैग लगाने वाली चीज है ये, कि मंकी पॉक्स से सारे के सारे बंदर बदनाम हो रहे हैं, जबकि रियलिटी में बंदरों के साथ कोई लिंक है ही नहीं इनका। ठीक है। The WHO said that assigning names to new and some cases existing disease is the responsibility of the global body under the International Classification of Disease and WHO Family of International Health Related Classification through the consultative process which include WHO member state। तो बोला कि ये प्रोसेस है, ये अथॉरिटीज है जिनका काम क्या है, नामकरण करना स्पीसीज का। तो हमने नाम रख दिया है अभी, मंकी पॉक्स नहीं होगा, कोई भी इसको बंदर से रिलेटेड बीमारी नहीं कहेगा, इसका जो रियल नाम है अब से एम पॉक्स है। तो आज के बाद मंकी पॉक्स नहीं रही, एम पॉक्स हो चुकी। नेक्स्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट हैव वार्न्ड द ऑनसेट ऑफ अनदर आउटब्रेक। एक नया आउटब्रेक आने वाला है। कोविड ऑलरेडी जा चुका है, लिटरली जा चुका है, लेकिन कोविड अभी तक पूरी तरीके से नहीं किया। कि साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि एक नया आउटब्रेक होने वाला है, क्योंकि एक पुराना वायरस ढूंढ लिया इन्होंने। कितने साल पुराना? 48,500 पुराना जॉम्बी वायरस तो आ चुका है ये। तो एक और नई आउटब्रेक आने वाली है। सारे लोग क्या रहे हैं सबके लिए। Zombie virus is the term used for those viruses which have been dormant for thousands of years। Zombie virus उन वाले वायरस के लिए एक टर्म थी, ऐसे वायरस जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर के लिए भी सरवाइव कर जाते हैं, जिनकी डेथ नहीं होती। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो उनका इफेक्ट जो है हम कम कर सकते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वाले जो वायरस है दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। ऐसे वायरसेस को जॉम्बी वायरस बोला जाता है। ठीक है। ये जो वायरस है ये परमाफ्रॉस्ट में मिला रिसेंटली। परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी जगह होती है जो परमानेंटली फ्रॉस्ट में रहती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसकी वजह से रिसेंटली परमाफ्रॉस्ट में ये वाला जो वायरस है ये मिला अपने को। ऑल द ज़ॉम्बी वायरसेस हैव द पोटेंशियल टू बी इन्फेक्शियस, होगा ही ऑब्वियसली, इन्फेक्शन करने का पोटेंशियल होता है इनका, एंड हैंस पोज अ हेल्थ डेंजर। तो हेल्थ डेंजर पोजेस कर रहे हैं ये। तो लेकिन साइंटिस्ट क्या है, अभी भी नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इसके ऊपर, ताकि पहले से वैक्सीन बना के रखें और फिर उससे वैक्सीन बनाने के बाद फैला दें लोगों के बीच में, ताकि दवाइयां ज्यादा बिके। द ओल्डेस्ट ज़ॉम्बी वायरस इज द पेंडोरा वायरस। सबसे पुराना जो है वो पेंडोरा वायरस है। ये दोमा नेम्ड आफ्टर द मिथोलॉजिकल कैरेक्टर पेंडोरा। पेंडोरा एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, इंडियन फिलोसफी नहीं है ये, ग्रीक फिलोसफी में पेंडोरा एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो उसके ऊपर इसका नाम रखा हुआ है। पेंडोरा वायरस वाज डिस्कवर्ड इन लेक यूकेचिया अलास इन यूकेतिया याकुतिया रशिया। रशिया में ये वाला पेंडोरा वायरस मिला था। और नॉर्मली कितना पुराना है ये? 48,500 पुराना, सबसे पुराना वायरस है आज तक का। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन दी इंडिया कूलिंग सेक्टर। तो इंडिया का जो कूलिंग सेक्टर है, बोला कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करो जितनी तुम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी जा रही है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो कूलिंग टेक्नोलॉजी जरूर चाहिए। आपने देखा होगा 10 साल पहले जितने लोग थे सारे हम फैन में सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद कूलर चल पड़े, अब बिना एसी के सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा है। तो वर्ल्ड बैंक ने नई रिपोर्ट की कि देखो भाई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर को हम नहीं रोक सकते, पेड़ लगाना हमें नहीं आते। आप क्या कर सकते हो? बिजनेस जितने भी हैं बिजनेसमैन है, उनको बोला कि कूलिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करो जितना कर सकते हो। होगा क्या उससे? कि ज्यादा से ज्यादा एसी लगाएंगे लोग, और जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन थोड़ी सी इस वाली रिपोर्ट में थोड़ी और सजेशन, काफी अच्छे सजेशन भी है। बात करें क्या क्या है। Vulnerable to the heat wave from 2030 onwards, more than 160 to 200 million people could be exposed to the lethal heat wave in India every year। हर साल ही हो रहा है ये वैसे, लेकिन बोला कि 2030 के बाद 160 to 200 पीपल जो है वो हीट वेव को एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है। लॉस ऑफ जॉब, 34 मिलियन इंडियन जो है वो अपनी जॉब लॉस कर देंगे, क्योंकि हीट स्ट्रेस रिलेटेड प्रोडक्टिविटी जो है डिक्लाइन हो जाएगी। आपने कई फैक्ट्रीज देखी होंगी, कई जैसे ग्लास फैक्ट्री होगी, कई फैक्ट्रीज ऐसी होती है जहां पर बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं हीट की वजह से भी। लेकिन अगर हीट, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी बढ़ती रही, हीट का इफेक्ट ऐसे ही बढ़ता रहा, तो आने वाले टाइम पीरियड पे लोग जो है वो प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएंगे वहां पर, और प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएंगे तो फिर जॉब की जो डिक्लाइनेशन है वो देखने को हमें मिल सकती है। हाई फूड वेस्टेज, करंटली अराउंड 1/3 ऑफ द फूड इज लॉस्ट, दिस कुड ड्रामेटिकली इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखा ही होगा आपने कि सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है, गर्मियों में लोग खाना उतना नहीं खाते, पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, खाने की कम रहती है, तो 1/3 फूड जो है वो लॉस्ट हो जाता है। एक तो उस वजह से जो वेस्टेज होती है, और दूसरा होती है कि वार्मिंग बढ़ने की वजह से हमारे जो फूड है
वो उतना ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता। ये जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड है वो ज्यादा सनलाइट में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता। एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है हर एक पर्टिकुलर क्रॉप को। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो काफी जो फसलें हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड है, खासकर खरीफ क्रॉप जो होगी, रबी क्रॉप्स है, उनकी प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को अपने को मिलेगा। ठीक है। बाकी रिपोर्ट में कुछ एक अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं कुछ एक बिजनेसमैन लोगों को। अगर आप बिजनेस करना क्या प्लान कर रहे हो तो कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए नया आइडिया है। बाई 2037 द डिमांड ऑफ कूलिंग इज लाइकली टू बी 8 टाइम्स मोर। 8 गुना ज्यादा होने वाली है कूलिंग सेक्टर की डिमांड। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के प्लान कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कूलिंग सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कितनी, $1.6 ट्रिलियन बाई 2040। बाकी with the demand of cooling shooting up, there is a need to shift a more energy efficient pathway to reduce CO2 level। फॉसिल फ्यूल हमारे खत्म हो रहे हैं, कोयले का भंडार हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट पाथवे चाहिए ताकि हम फ्यूल का यूज जो कि नॉर्मली करते आ रहे हैं उससे ज्यादा हमारा यूज किसके लिए हो, केवल एनवायरमेंट को ठंडा करने के लिए। ठीक है। तो फ्यूल चाहिए हमें, और ज्यादा फ्यूल चाहिए या फिर और ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए या एनर्जी एफिशिएंट पाथवे चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट जितना मर्जी कर लो, लास्ट में फ्यूल ही चाहिए। कंजम्पशन हमारी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो रही है। While Ministry Committee under economist Kirit Parikh has recommended liberalizing of pricing of gas produced from legacy fields of state-run operator, recommending floor and ceiling price, complete pricing freedom स्टार्टिंग जनवरी 1, 2027। तो उन्होंने रिकमेंड, एक कमेटी बैठी थी रिसेंटली इकोनॉमी लिबरलाइजिंग गैस के ऊपर बैठी थी, गैस प्राइसेस के ऊपर डिस्कस करने के लिए। उनके जो चेयरमैन थे वो थे किरीट पारिक, इकोनॉमिक्स से ये। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि गैस के जो प्राइस है वो थोड़े से लिबरलाइज कर दिए जाए। जनवरी 1, 2027 के बाद लिबरलाइज कर दिए जाए। लिबरलाइज करने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जितना ज्यादा कम हो सके उतना ज्यादा कम होना चाहिए। पहले जो गैस जो लिगेसी फील्ड के, लिगेसी फील्ड मतलब तुम्हारा ओएनजीसी हो गया, ओआईएल हो गया, ऐसी कंपनी जो कि बहुत पहले से चल रही है, बहुत बड़ी कंपनीज है, उनको मेनली गवर्नमेंट एपीएम के थ्रू उनका प्राइस कंट्रोल किया जाता है। इसको बोलते हैं एडमिनिस्टर प्राइसिंग मैकेनिज्म। एडमिनिस्टर प्राइसिंग मैकेनिज्म मतलब गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज का प्राइस 20 रुपए रख दिया तो 20 ही रहेगा। डिमांड एंड सप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर, चाहे उससे लॉस हो चाहे ज्यादा। ना इससे कम पे बेच सकते हो तुम, ना इससे ज्यादा पे बेच सकते हो। इसको बोलते हैं एपीएम, एडमिनिस्टर प्राइसिंग मैकेनिज्म। तो पहले ये होता था, अब बोला कि जनवरी 1, 2027 से इसके प्राइस को लिबरलाइज कर दो कि जो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंगली करने जाने चाहिए। इसके लिए इन्होंने वो सीलिंग भी लगाई है कि फ्लोर प्राइस भी रिकमेंड किया है कि एक फ्लोर प्राइस होना चाहिए। फ्लोर प्राइस मतलब जिससे नीचे नहीं जाएगा प्राइस, जिससे नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए। एक सीलिंग प्राइस, सीलिंग प्राइस मतलब अपर लिमिट। ठीक है, मतलब कि जो हमारी छत होती है उसको सीलिंग बोलते हैं, छत के नीचे वाले हिस्से को। तो बोला कि प्राइस जो है वो इस ब्रैकेट के बीच में रहना चाहिए। ठीक है। नीड क्या है लिबरलाइजिंग की, क्यों ऐसा कह रहे हैं ये, टू एंश्योर इन्वेस्टमेंट एज कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग एंड प्रोड्यूसिंग नेचुरल गैस फ्रॉम द डिपॉजिट लाइंग सेवरल 100 मीटर बिलो द सी आर मार्केट ड्रिवन। अब देखो हमारे जो ऊपर ऊपर के जो सोर्सेज थे ओशियन बेड में, जो ऊपर ऊपर के सोर्सेज थे वहां से हम गैस निकाल चुके हैं, सारे फ्यूल निकल चुके हैं। अभी क्या है, अभी अपने को फॉसिल फ्यूल और चाहिए तो और ज्यादा डेप्थ में चाहिए। अब सरकार के पास पैसा उतना है नहीं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। अब जो प्राइवेट सेक्टर है उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था एपीएम के चलते, क्योंकि कर रहे हैं, निकाल लेके आगे निकाल लिया इन्होंने। बाद में जाके मान लो कि चीज 100 रुपए की आ रही है, अब इनका बेचे, इतनी मेहनत की है इन्होंने, ये चाहते हैं कि इस वाली चीज को 150 रुपए में बेचे कम से कम। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोल रही है नहीं तुम 110 रुपए में बेचोगे एपीएम के तहत। तो फिर क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट लोग कम नहीं करते थे कि प्रॉफिट तो उतना ज्यादा है नहीं, मेहनत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो नहीं करते थे। लेकिन अभी जो अगर प्राइस इसका लिबरल हो गया, थोड़ा सा लिबरल हो गया, तो जो लोग हैं वो इसको 150 रुपीज में भी बेच सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है गैस की वो खत्म नहीं होगी और प्राइवेट सेक्टर इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज वेस्ट हो जाएंगे, कोई आगे इनिशिएटिव लेगा ही नहीं। शिफ्टिंग टू वाट गैस बेस्ड इकोनॉमी, गैस बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर शिफ्ट करने के लिए रिकमेंडेशन की है इन्होंने। हेल्पिंग इन इंप्रूविंग द एनवायरमेंट, डिपेंडेंस ऑन कोल एंड ऑयल नीड टू बी रिड्यूस। तो इससे क्या होगा, एनवायरमेंट के ऊपर जो जो हमारी नेचुरल गैस है, ठीक है, नेचुरल गैस या सीएनजी, ये कंप्रेस नेचुरल गैस है, तो ये फॉसिल फ्यूल में ही होते, तो ये भी मायने है, लेकिन इनसे एनवायरमेंट को नुकसान बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, एज कंपैरिजन टू कोल और ऑयल के मुकाबले एनवायरमेंट को नुकसान बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो रिसोर्सेज है वो तो खत्म होंगे ही होंगे।
वो तो कोई दो राय नहीं है उसमें। विल एनहांस द ईज ऑफ डूइंग डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक काफी अच्छा जाएगा और ये एनहांस करेगा इसको। प्राइस बैंड विल एंश्योर द प्रिडिक्टेबल प्राइसिंग डिजाइन फॉर द प्रोड्यूसर एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम मॉडरेटिंग सीएनजी एंड पीएनजी प्राइस पैक्स। तो प्रिडिक्टेबल प्राइस रहेंगे, क्योंकि प्राइस अगर गवर्नमेंट श्योर कर रही है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी लिबरलाइजेशन कर दी हमने तो फिर हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा होने वाला है प्राइस की, कम होने वाला है। अभी आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में कोल की क्राइसिस चली हुई है, सॉरी फ्यूल की चली हुई है, यूक्रेन और रशिया वॉर के अंडर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमारे इंडिया में जो प्राइस है, प्राइस जो है वो उतने ज्यादा उनमें वेरिएशन नहीं है, क्योंकि एटीएम के अंडर चलते हैं वो सारे सारे। ठीक है, नेक्स्ट suggestion given by the panel, linking the price of gas produced by the state owned firms with the imported crude oil price rather than benchmarking them to gas rates in the international market। तो पहले हम क्या करते थे, जो गैस का प्राइस होता था उसको लिंक करते थे हम इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस चला है, उसके अकॉर्डिंगली हम बेंचमार्क करेंगे कि इंडिया में क्या प्राइस रहेगा। लेकिन अभी इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो गैस का प्राइस है उसको क्रूड ऑयल के प्राइस के साथ लिंक करके उसका प्राइस जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए, ना कि अलग से उसका गैस के रेट होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। इंक्लूडिंग नेचुरल गैस इन दी वन नेशन वन टैक्स रिजाइम, जो हमारी वन नेशन वन टैक्स रिजाइम है जीएसटी, उसके अंडर इसको डाला जाना चाहिए। एक्सक्यूज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है और वैट जो है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, उनको बंद करके वन नेशन वन टैक्स डिजाइन या फिर जीएसटी के अंडर इसको शामिल किया जाना चाहिए। प्राइस एस्केलेशन फॉर द ओल्ड फील्ड्स विद एन इंक्रीज 0.5 पर मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट एनुअली विद नो चेंज इन प्राइसिंग फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले 2 साल के लिए कोई चेंज नहीं होगा और उसके बाद हर 5 साल बाद इतनी जो है एस्केलेशन होनी चाहिए। 0.25 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये यूनिट है जिसमें इसका जो गैस है, गैस का प्राइस या फिर गैस की जो क्वांटिटी है वो मेजर की जाती है। यहाँ पर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में ये जो गुजरात बॉम्बे बेसिन है, 70% जो हमारे नेचुरल गैस के रिजर्वायर है वो यहाँ पर है, तेलंगाना में है, त्रिपुरा में है और असम में है। तो मेनली यहाँ से हमारी जो गैस है या नेचुरल गैस है यहाँ से निकाली जाती है। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग जो न्यूज है नेक्स्ट, दुनिया का पहला स्विमिंग डायनासोर हमने देखा। डायनासोर मतलब कि क्रेटेशियस पीरियड के जो जानवर थे उनको हम डायनासोर बोलते हैं। देखा होगा आपने, सबने सबने मूवीज देखी है, काफी ज्यादा मूवीज है, और सारे ये सोचते होंगे कि काश डायनासोर आज नहीं है, अदरवाइज ह्यूमन स्पीसीज कभी इवॉल्व हो ही नहीं पाती अगर डायनासोर आज होते। अगर उस दिन एस्ट्रॉयड अगर अर्थ के ऊपर टकराया नहीं होता तो हो सकता है कि आज यहाँ पर इंडिया में जो डायनेस्टीज हम पढ़ते हैं उन डायनेस्टी की जगह हम डायनासोर डायनेस्टी पढ़ते हैं, और खुद हम शायद हो सकता है एक डायनासोर की प्रजाति में से एक होते हैं। तो पहली स्विमिंग डायनासोर की स्पीसीज है, मंगोलिया में डिस्कवर हुई अभी रिसेंटली। नाम है इसका नेटोवेनेटोर पॉलीडोंटस। लिव्ड अबाउट 72 मिलियन ईयर एगो। 72 मिलियन ईयर एगो रहता था क्रेटेशियस पीरियड में, लेकिन रिसेंटली फिर से डिस्कवर हो चुका है ये। और लॉन्ग गूस लाइक एलिवेटेड नेक है इसकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं गूस की तरह एक लंबी नेक है। एंड लॉन्ग फ्लैटन स्नाउट विद द माउथ वीरिंग मोर देन 100 स्मॉल टीथ। जो कि इसको डायनासोर बनाती है वो यही है कि इसकी चोंच, मैक्सिमम आपने वर्ड्स देखे होंगे, मैक्सिमम के जितने सारे वर्ड्स हैं वर्ड्स की कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी जो चोंच होती है केवल चोंच होती है, चोंच के अंदर दांत नहीं होते। लेकिन इनमें क्या है, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो एरिया है यहाँ पर छोटे छोटे लगभग 100 के करीब टीथ है इसके अंदर, तो इसलिए इसको बोला गया फर्स्ट स्विमिंग डायनासोर। सबसे पहले 72 मिलियन ईयर एगो मिलता था, यहाँ पर देख सकते हो अभी एनिमेटेड पिक्चर्स है। ठीक है इनके, चलो बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स की। तो मुनार फॉरेस्ट डिवीजन, केरला की जो मुनार फॉरेस्ट डिवीजन है उसको वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन टीम, आदमी इंसानों, यहाँ पर आप देख सकते हो इंसानों और जानवरों के बीच में जब कोई कन्फ्लिक्ट होता है तब ये वाली जो डिवीजन है या फिर ये जो डिवीजन है वो आके उन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाती है, जानवरों को जंगल में छोड़ देते हैं और कोशिश करते हैं कि वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान ना पहुंचे। इससे बात करें डब्ल्यूटीआई की, तो इंडियन नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 1998 में फॉर्म करी थी टू रिस्पॉन्स टू मैनी क्राइसिस कन्फ्रंटिंग इंडियाज वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड हैबिटेट, मेनली ह्यूमंस की वजह से। ठीक है, ह्यूमन जो है वो मेन कॉज रहे हैं
एंशियंट टाइम से जानवरों के जो हैबिटेट खत्म हो रहा है या उनकी जो वाइल्ड लाइफ है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा जानवर नहीं है, सबसे बड़ा खतरा जो है वो ह्यूमंस है। और अभी उन्हीं ह्यूमंस में से कुछ एक ह्यूमंस जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके बीच की जो कन्फ्लिक्ट है उसको जितना खत्म कर सकते हैं उसको करेंगे खत्म। सेंटर ने कमेटी बनाई टू स्टडी दी परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नेंस इश्यूज अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा जो स्कीम है उसके अंडर उनकी जो परफॉर्मेंस इतने सालों में क्या रही है उसके लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी के जो हेड है वो है अमरजीत सिन्हा। अमरजीत सिन्हा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, थे पहले, फॉर्मर है। ठीक है, इस कमेटी के हेड करेंगे और इनको 3 महीने का टाइम दिया है कि स्टडी करेंगे कि जो मनरेगा स्कीम है वो इंडिया में कितने अच्छे से चल रही है, करप्शन हो रहा है इसमें कि नहीं हो रहा है, जो गांव के सरपंच प्रधान है अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं इसको कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, बात करें यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री डेजिग्नेटेड दी खेल रत्ना अर्जुना अवॉर्डी इंडिया फर्स्ट वुमन पैरालंपिक मेडलिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया डॉक्टर दीपा मलिक एज निक्षय मित्रा एम्बेसडर। तो निक्षय मित्रा के एम्बेसडर बनाया गया। निक्षय मित्र क्या है? टीबी, क्षय रोग तो आपने सुना होगा, क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं, एक बैक्टीरियल डिसीज है, माइक्रोबैक्टीरियम से होती है ये, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से जो डिजीज होती है। तो ट्यूबरक्लोसिस की एक कैंपेन है निक्षय मित्र, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है डॉक्टर दीपा मलिक। ठीक है, यहाँ पर उनके खेल रत्न अर्जुन अवार्ड इनको मिला है, पहली पैरालंपिक मेडलिस्ट है वुमेन में और पैरालंपिक कमेटी के चेयरमैन है। ठीक है, उनको एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, बात करें निक्षय मित्रा क्या है? इट इज एन इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन मार्च 2018। 2018 में निक्षय मित्रा लॉन्च की गई थी ये वाली जो स्कीम है, ये कैंपेन है ट्यूबरक्लोसिस को इरेक्ट करने के लिए। ठीक है, 26 जनवरी आ रही है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा नेक्स्ट मंथ हमारा। तो इस साल के जो 26 जनवरी के जो हमारे खास चीफ गेस्ट रहने वाले हैं वो रहेंगे हमारे अब्दुल फताह अल सीसी। ठीक है, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, इनको आप इंडिया में देखोगे 26 जनवरी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान या फिर इंडिया, बिटवीन कंटीजेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड द ऑस्ट्रेलियन आर्मी इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। राजस्थान की जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर ये प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आर्मी, दोनों साइड की आर्मी जो है प्रैक्टिस करेंगी, ताकि कल को जाके अगर किसी के साथ लड़ाई करनी पड़े जिसमें एक साइड पे हमारी इंडिया की आर्मी हो, दूसरी साइड पे ऑस्ट्रेलिया वाले हेल्प भेजे, तब एक साथ वो प्रैक्टिस करके एक साथ उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके। अदरवाइज अगर से डायरेक्टली आ जाए, वॉर चलिए इंडिया पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया हेल्प करने आ रहा है, तो पता ही नहीं होगा कि किसके पास कौन सा वेपन है और कैसे कैसे कौन सी जो आर्मी को अपनी कैसे लीड करता है, कैसी कैसी स्ट्रेटजीज रहती है। तो इन एक्सरसाइज के पीछे का मेन मोटिव ये रहता है कि एक दूसरे देश से सीख सके और दूसरा अगर कल को जरूरत पड़े तो पता हो कि एक दूसरे के साथ कैसे इन्होंने मिलकर कॉम्बैट करना है। इंडियन आर्मी इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रूप्स ऑफ द डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट के जो ट्रूप्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तेलंगाना के पास पहली अपनी इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिली हैदराबाद में। कंट्री की तो काफी कंट्री में हो रखी है, लेकिन तेलंगाना के पास फर्स्ट आई भाई स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है जिन्होंने ये रॉकेट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई तेलंगाना में। नेक्स्ट इन मेमोरी ऑफ मलयालम राइटर बाइकॉम मोहम्मद बशीर, मलयालम राइटर है ये, काफी पब्लिकेशन इनकी काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, इनके याद में पहला लिटरेरी पार्क बनाया जा रहा है केरला में। लिटरेरी पार्क मतलब नॉलेज से रिलेटेड, लिटरेसी रिलेटेड, जहाँ पर किताबें होंगी, जो पुराने लिटरेचर है उन सब की कलेक्शन होंगी वहां पर। वॉज बिल्ट इन चुंगम नियर फेरोके इन कोजिकोडे इन दी मेमोरी ऑफ मेमोरी एंड हिज वर्क, इन हिज मेमोरी एंड हिज वर्क। ठीक है, इनके लिए एक टाइप की ट्रिब्यूट समझो आप, पहला लिटरेरी पार्क बना है केरला में। अब बस्ट ऑफ महात्मा गांधी विल बी इनॉग्रेटेड एट दी हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क। बस्ट क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी जो कोई स्क्रिप्चर होती है, स्क्रिप्चर होता है उसको बस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। तो महात्मा गांधी का बस्ट यहाँ पर जाके इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक है, इंडियन स्कल्पचर है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था, नाम है उनका, नाम राम सुतार। ठीक है, उनको उन्होंने बनाया है, उन्होंने डिजाइन किया है इनको।
इनोग्रेट होगा ये 14 दिसंबर ड्यूरिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर विजिट टू यूनाइटेड नेशन। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर, वो विजिट करने वाले यूनाइटेड नेशन में। जैसे वो विजिट करेंगे वैसे ही वहां पर इसकी इनोग्रेशन उस वाले दिन को होगी, 14 दिसंबर को। ठीक। लीजेंडरी पीटी उषा is said to become the first woman president of the Indian Olympic Association। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इनकी पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनेंगी, और कौन बनेंगी? पीटी उषा। ठीक है। पीटी उषा की बात करें, पहली ओलंपियन एंड फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट टू हेड द आईओए इन इट्स 95 ईयर ओल्ड हिस्ट्री। 95 ईयर ओल्ड है हमारी आईओए, 95 ईयर हो चुके हैं इसको बने हुए। तो इतने सालों में पहली बार कोई वुमेन बनेंगी जो कि ओलंपियन भी है और पहली इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी है। उषा फॉन्डली नोन एज दी पायोली एक्सप्रेस, पायोली एक्सप्रेस बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रिसेंटली उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था जुलाई के मंथ में। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको प्रीवियसली मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते थे, मोटेरा स्टेडियम, उसके बाद इसका नाम चेंज करके कर दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ये जो स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला गया क्योंकि हाईएस्ट T20 अटेंडेंस थी पूरे वर्ल्ड की। सबसे ज्यादा कैपेसिटी है इसमें। पहले मेलबोर्न क्रिकेट जो स्टेडियम था उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी। कितनी कैपेसिटी थी? 1,24,000। इसकी कैपेसिटी है 1,10,000। तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ था। इसलिए इस वाले दिन जो T20 के टाइम पीरियड पे जो अटेंडेंस रही थी इसकी, उसके ऊपर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेंडेंस किसी स्टेडियम में हुई है तो हमारे मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम को दिया गया। गैस लाइटनिंग एक टर्म है साइकोलॉजी से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड। इसको मैरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 डिक्लेयर किया। हर साल मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किसी ना किसी वर्ड को डिक्लेयर करती है। जैसे रिसेंटली पिछले साल पे वैक्सीनेशन, या फिर बोल सकते हैं हमारा क्वारंटीन जो वर्ड था उसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था 2020 में। बात करें गैस लाइटनिंग टर्म क्या है? मीनिंग माइंड मैनिपुलेटिंग, ग्रॉसली मिसलीडिंग एंड डाउनराइट डिसीटफुल हैज टर्न्ड आउट टू बी मैरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर 2022। ये मेडिकल जो डॉक्टर है, जो मेंटल डॉक्टर है, वो लिंक करते हैं इसको, या फिर उनके वो इस वाली टर्म को यूज करते हैं। कोई पर्सन डोमेस्टिक वायलेंस में परेशान है, कोई डिप्रेशन में है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे बाहर की हो, मेंटल स्टेटस है एक पर्टिकुलर, गैस लाइटनिंग उस स्टेटस को डिस्क्राइब करने के लिए इस वाले वर्ड का यूज किया जाता है। अमेरिकन कंपनी ने 1961 में पहली बार इस वाले वर्ड का यूज किया गया था। The word was also used by the mental health practitioner to clinically describe a form of prolonged coercive control in abusive relationship। तो इसमें ये वाला वर्ड काफी ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाता है। ठीक। फोर्थ इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग, फोर्थ मतलब चौथी बार हो रहा है। किस किस के बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में। इसमें राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री के, एंड हिज फ्रेंच काउंटर पार्ट सेबास्टियन लीकोर्नो वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर है, इनके बीच में एक फोर्थ एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ इंडिया और फ्रांस के बीच में। यहाँ पर आप इन दोनों की पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है। हवाई नॉर्थ अमेरिका का एक आइलैंड है। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है। वहां पर एक आइलैंड है जहां पर एक्टिव वल्केनो है। एक्टिव वल्केनो का नाम है मोइना लोआ। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 40 ईयर। पिछले 40 साल में पहली बार इरप्ट हुआ है। एक्टिव वल्केनो की कैटेगरी में है ये, लेकिन पिछले 40 ईयर में अभी रिसेंटली लास्ट वीक इरप्ट हुआ। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 3rd to 6th दिसंबर इन गोवा। लूसोफोन फेस्टिवल, बात करें लूसोफोन क्या है? लूसोफोन वो वाले लोगों की कैटेगरी है जो कि पोर्तुगीज बोलते हैं। पोर्तुगीज जो लैंग्वेज है उन लोगों के बोलने वालों को। इंडिया में आपको पता होगा 1498 में पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे। वास्को डी गामा जब इंडिया में पहुंचे थे, और उसके बाद लगभग 104 साल तक इन्होंने रूल किया इंडिया में। उसके बाद 1662 के अराउंड इंडिया से इनमें इनकी जो लास्ट टेरिटरी थी बॉम्बे, वो इनके हाथ से चली जाती है। जब कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा को प्रिंस चार्ल्स II के साथ शादी होती है तो दहेज में वो क्या करते हैं, बॉम्बे को गिफ्ट दे देते हैं इंग्लैंड को। ठीक है। तो उसके बाद इनकी लास्ट टेरिटरी इंडिया में चली जाती है। फाइनली ये 1961 में जाते हैं इंडिया से। हमारे इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारी आर्मी ने इनको वहां से भगाया था। तब तक
पुर्तगाली इंडिया के कुछ एक आइलैंड के ऊपर कब्जा करके बैठे थे, दमन एंड दीव हो गया जैसे। ठीक है, तो सबसे पहले 1498 में आए, 1662 में मेन टेरिटरी चली गई, 1961 में फाइनली यहाँ से चले गए। तो वहाँ के कुछ लोग हैं जो अभी भी रहते हैं इंडिया में, जो पोर्तुगीज अपनी सेकंड नेटिव मिनिमम पहली लैंग्वेज या फिर सेकंड जो प्रायोरिटी लैंग्वेज होती है पोर्तुगीज होती है, उनको उन लोगों को लूसोफोन्स बोलते हैं। तो वो लोग जो है उनका फेस्टिवल गोवा में सेलिब्रेट किया गया। गोवा जो थी पोर्तुगीज लोगों की 1530 में पहली कैपिटल थी। ठीक है, गोवा के बारे में बात करें तो 1510 में सबसे पहले बीजापुर के एक रूलर हुआ करते थे, रूलर का नाम था आदिल शाह। तो आदिल शाह को हरा के 1510 में इन्होंने गोवा इनसे एक्वायर की थी, और गोवा को 1530 में इनके जो तीसरे गवर्नर थे नीनो दा कुना, उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। कैपिटल क्यों बनाया था? क्योंकि नेचुरल कोस्ट है गोवा के पास, तो मेन कैपिटल या मेन हेडक्वार्टर इन्होंने अपना गोवा में शिफ्ट किया था कोचिन। ठीक, और उसके बाद बाकी की हिस्ट्री हमारी ये रही। नागालैंड टू होस्ट दी 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल आपको पता है एक पक्षी है, नागालैंड का नेटिव है। नागालैंड में हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। नागा हेरिटेज विलेज किसामा फ्रॉम यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, किसामा विलेज में नागालैंड के, दिसंबर 1 से लेकर 10 दिसंबर तक इंटरनेशनल है लेवल का फेस्टिवल है। पूरे इंडिया से लोग जाते हैं इस वाले फेस्टिवल को देखने। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है साइंड एग्रीमेंट विद द चिली टू सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग। तो चिली के साथ हमारे इंडिया का एक एमओयू साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ, किसके ऊपर? कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। किसके साथ? चिली। चिली जो है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट वाली साइड की एक कंट्री है। जो साउथ अमेरिका आइलैंड है वहां पर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो कंट्रीज है वो है चिली। बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट डेज की नवंबर के, नवंबर मंथ के कुछ एक इंपॉर्टेंट डेज की अगर बात करें हम तो नवंबर 1 को 3 डे सेलिब्रेट किए गए, वर्ल्ड वैगन डे, ऑल सेंट्स डे, राज्योत्सव डे, कर्नाटका फॉर्मेशन डे जो। ठीक है, ये 3 डे सेलिब्रेट किए गए 1 नवंबर को। 2 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम ऑल सोल्स डे। ठीक है, इंसानियत के नाम पे, फर्स्ट ट्यूसडे इन दी नवंबर। ठीक है, और पिछले साल 2 नवंबर को आया था, और फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं मेलबोर्न कप डे। 5 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, और उसके बाद 6 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। तो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होती हैं उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट ही करते हैं, मानता कोई नहीं, ये तो सबको ही पता है। 7 नवंबर को 2 और डे सेलिब्रेट किए गए, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे एंड नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 9 नवंबर को 2 और डे सेलिब्रेट किए गए, इकबाल डे, लीगल सर्विस डे। ठीक है, 10th को वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट। 11th को 3 डे सेलिब्रेट किए गए, आर्मिस्टाइज डे, रिमेम्बरेंस डे, नेशनल एजुकेशन डे, वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे, सेकेंड थर्सडे इन नवंबर। और 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे। ठीक, नेक्स्ट 12 नवंबर को गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया हमने। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे एंड चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी की याद में, आप सबको पता होगा। 16 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 17 नवंबर नेशनल एपिलेप्सी डे। 19 को इंटरनेशनल मेंस डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट डे, सेम डे पे पढ़ते हैं ये दोनों। हिपोक्रेसी। 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे। 21 नवंबर वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। तो ये कुछ एक डेज थे जो सेलिब्रेट किए हमने नवंबर में। लास्ट में रहते हैं हमारे कुछ एक 25 को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, खत्म हो चुका है, आज उल्टा हो रहा है। एक और डे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द मैन। जैसे कि आपने देखे होंगे स्विगी वाला केस देखा होगा, एक ऊबर वाला केस देखा होगा, जिसमें जो पुरुष है उनके साथ पब्लिक में मारपीट की जाती है और कोई लोग कुछ नहीं करते। ठीक है, तो एक उनके लिए भी होना चाहिए। ठीक है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। इस दिन 1949 को हमारा संविधान जो था बनकर तैयार हो गया था। 284 मेंबर्स थे जिन्होंने आके साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ठीक है, और हमने इस दिन अपना जो संविधान था उसको अडॉप्ट किया था। उसके बाद डिक्लेयर किया कि 26 जन से 1950 से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान है हमारा, ये इफेक्ट में आएगा, इसलिए उस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक और कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949 को। 29 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। 30 नवंबर को सेंट एंड्रयूज डे।
ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट डेज थे। दैट्स ऑल फॉर दी डे। सी यू नेक्स्ट वीक। I hope you like it. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you so much. See you next week.